गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। हमारे साथ आज होंगे एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह और manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा से हम बातचीत करेंगे मार्केट के फंडामेंटल्स में। वो हमारे स्टूडियो में जुड़ेंगे कुछ ही देर में। इसके अलावा केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से बातचीत करेंगे और उनके बिग एंड बोल्ड कॉल्स यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। एक बार जरा इंडेक्स लेकर आइए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब देखिए जरा यहाँ पर आप मूव इस समय, और ये इंडेक्स अब इंट्राडे हाई क्रॉस करने की काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा है। 20,165 इस समय, 20,177 इसका हाई इस समय निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का। यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा मार्केट में खैर ओवरऑल अच्छा मोमेंटम है, ब्रॉडर मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है। लार्सन एंड ट्यूब्रो को कल एक बड़ा ऑर्डर मिला था। आज लार्सन एंड ट्यूब्रो में अच्छे मूव्स, और उसने पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स इंडेक्स को सपोर्ट किया आज उसकी वजह से। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो में अच्छे मूव्स, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी, ऑटोज़ में अच्छे मूव, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स दोनों में अच्छे मूव। ऑटो इंसलरीज, एनबीएफसीज में कैनफिन होम्स लेकर आई एक बार 800 की तरफ बढ़ता हुआ कैनफिन होम्स। तो आज बहुत अच्छे मूव्स आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में और निफ्टी सब में दिखाई दे रहे हैं। वीरू बिल्कुल अनुज, निफ्टी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक 45,000। हालांकि निफ्टी बैंक में वो स्विंग नहीं है, एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी जो 81 पॉइंट ऊपर है, आज लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट करता हुआ। अनुज, थोड़ा सा इंडेक्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि आज ब्रेथ अच्छी है। कल का जो भी कुछ हुआ था घटनाक्रम, वो स्ट्रेंथ पूरी सिर्फ एक स्पॉन्सर की थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। बट आज रिलायंस इटसेल्फ प्लस निफ्टी आईटी प्लस फ्यू बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, निफ्टी के लिए केस स्ट्रांग बनता है एटलीस्ट आज। नहीं वीरू, निफ्टी के लिए केस बहुत अच्छा बन रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि अब हम शायद आज ही एक बार वो 19,523 वाला जो आपका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको निकाल देंगे हम, क्योंकि रिलायंस स्ट्रांग है, आईटी स्ट्रांग है। और मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में भी एक बार बस ये 45,000 के ऊपर अगर हम टिक गए तो सीधा 45,200 तक का मूव ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी में। अगर 10 मिनट भी 45,000 के ऊपर टिक गए तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फिन निफ्टी मुझे लग रहा है कि एक अच्छे खासे मूव की तैयारी कर रहा है। तो आज मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में अच्छा मूव बन रहा है आपका। और ये फिर वही बात है कि बाय ऑन डिप्स, हम कहते हैं बाय ऑन डिप्स, लेकिन 2 दिन की डिप में लोग घबरा जाते हैं मार्केट में, और वही इशू हो जाता है सारा कि घबराना नहीं है इस मार्केट में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करना है आपको सिर्फ। और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया होता वीडियो, एक अच्छी चीज़ रही। 19,300 का हमारा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, उसको हिट नहीं किया निफ्टी ने। कल भी हिट नहीं किया, परसों भी हिट नहीं किया। और अगर आपने सिर्फ वो रखा होता तो देखिए आज वापस मार्केट आपको हायर साइड के सौदे दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है कि अभी तैयारी कर रहा है 19,600 19,700 की तरफ बढ़ने के लिए। ओके, इंडिसेस पे अप्रोच। चलिए पैनल आपकी स्क्रीन पे है, मानस और सुदीप शाह एसबीआई सिक्योरिटीज से। सुदीप, गुड मॉर्निंग। इंडिसेस पे आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव, निफ्टी पर आपका व्यू और आपका 2 कन्वर्शन ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। जो हिसाब से आज हमने देखा कि जो निफ्टी में जो एक रिबाउंड के बाद निफ्टी 19,450 19,430 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और कल के पूरे सत्र में अगर हम देखें तो 19,435 का जो हाई था आज उसी के ऊपर खुल के उसके नीचे कुछ पल भी निफ्टी ने गुजारे नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से स्ट्रेंथ है, प्लस जो रिलायंस के अलावा आज जो बाकी सारे स्टॉक्स मूव हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम या आज पूरे दिन मुझे लग रहा है वो रनअवे रैली काइंड ऑफ रहेगा, या फिर एक हल्का डिप भी आएगा। वो 19,430 450 तक वो डिप में बाई करना चाहिए। और 19,430 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब मुझे लग रहा है फॉर द डे है, एंड हम 19,550 19,600 की और हम मूव करेंगे। मुझे ये निफ्टी पे ये व्यू लग रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो आज डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, जैसे कोचिन शिपयार्ड है, फिर जीआरएससी है। तो मुझे लग रहा है कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। एक स्टॉक एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में था डेली वीकली चार्ट में, और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था एक कंसोलिडेशन में चल रहा था 560 से 590 के बीच। बट आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और जो हिसाब से मोमेंटम ये पूरे सेक्टर में है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 593 के स्टॉप लॉस से 630 640 के टारगेट्स के लिए कोचिन शिपयार्ड में बाइंग की जा सकती है। दूसरा आइडिया है पॉलीकैब। अब ये स्टॉक ने ये स्टॉक अगर देखें तो हम पिछले डेढ़ महीने से स्टॉक ने बहुत ज्यादा एक्टिविटी स्टॉक ने नहीं दिखाई। ये स्टॉक 3400 3550 के बीच में एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पर आज हमने देखा है स्टॉक ने अपने सारे रेजिस्टेंसेस तोड़ दिए, सारा रेंज
तो तोड़ के एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट भी साथ दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम है और अगले 1-2 सेशंस में यहाँ पे हम 3800 के लेवल्स देख पाएंगे पॉलीकैब में, और 3580 इसके लिए स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए। ओके, पॉलीकैब अभी कुछ देर पहले अनुज इस पर टिप्पणी कर ही रहे थे, तो दोबारा इस पर लौट के नहीं आऊंगा, कॉल्स में शामिल हो गया अभी ये। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, निफ्टी फार्मा, दोनों इंडेक्सेस अपने इस साल के सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं 52 वीक हाई पे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कुछ देर के लिए इंडेक्सेस से हट भी जाएं, और जिस प्रकार की ब्रेथ है आज, वो इंडिकेट कर रही है कि वी हैव मल्टीपल चॉइसेस इन मिड कैप। आपकी स्क्रीन पे ये 52 हफ्तों का नया सर्वोच्च स्तर है दोनों इंडेक्सेस का। मानस, मैंने आपके साथ एक ट्रेड डिस्कस किया था, मैं उस पर पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। मानस, आपका व्यू एक बार जरा दीजिएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब डे हाई पर और आपके दो ट्रेड्स। देखिए, लाल पैथलैब पे काफी समय से बात हो रही है और लगातार यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। वीरेंद्र जी, हाई टॉप साइड बॉटम बहुत क्लियर दिख रहे हैं, कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन देखने को नहीं मिला अगर हम पिछले 10-12 दिनों की बात करें। आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और देखिए, बेसिक से स्ट्रेटेजी है, जो कल का लो है उस पर वहां आप अपने स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड है ऐसा आप टारगेट सेट कर सकते हैं करीब 2500 से 2525 तक। तो 25 के टारगेट के लिए लाल पैथलैब में आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2380 कर लें। दो स्टॉक की आपने बात की, देखिए दो स्टॉक जो इस टाइम में नजर में है। सबसे पहले तो देखिए सन टीवी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सन टीवी ने अभी कुछ दिन पहले हमें ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद 2 दिनों में कंसोलिडेशन देखने को मिला। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि सन टीवी नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो गया है। करंट लेवल्स पे आपको सन टीवी में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 461 के रहेंगे और टारगेट 480 के रहेंगे, तो 480 के टारगेट के लिए सन टीवी पे खरीदारी करनी है। दूसरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस का, जहां पर काफी समय से हम हाई टॉप हायर बॉटम देख रहे हैं। करीब 3-4 दिनों में कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और नया मूव देखने को मिलेगा। इसलिए मुथूट फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1259 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और अब आपको मुथूट फाइनेंस में 1300 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, मुथूट फाइनेंस यहाँ पर चलिए बाय करना है अब आपको। चलिए अब एक काम करते हैं, हम बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ गए हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में। खास तौर से मार्केट में एक वन वे तेज़ी रही, लास्ट 2-3 दिन में एक स्केयर आया, लेकिन इस समय आपका व्यू क्या मार्केट को लेकर, क्या कारण है इस तेज़ी के और क्या ये तेज़ी कंटिन्यू करेगी यहाँ से? मुझे याद है जो हमारा लास्ट इंटरव्यू था उसमें आपने एक चीज़ कही थी कि अगली जो लेग आएगी मार्केट की वो रिलायंस की वजह से आएगी, और कल हमने रिलायंस में 100 रुपये की रैली देखी, तो वो शानदार कॉल रही। अब व्यू क्या आपका? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो अनुज, आई थिंक उसी चर्चा को अगर हम रेफरेंस करें तो आई थिंक हमने बात की थी कि अगर एक टेक्निकल ब्रेकआउट आएगा तो हो सकता है कि बाजार 20,000 की तरफ बहुत जल्द चला जाएगा। तो आई थिंक अगर हम डेटा पॉइंट्स देखें तो ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। आई थिंक एक करंट अकाउंट नंबर आया है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एक जीडीपी का नंबर आया था जो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग था, एंड आई थिंक आपकी रूपी भी काफ़ी हद तक स्टेबल रही है। इनके अलावा कोई इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स वैसे कुछ खास आए नहीं है। ऑब्वियसली क्वार्टर के आंकड़े आना बाकी हैं। आई थिंक लेटर दिस वीक से अर्निंग सीजन भी चालू हो जाएगी, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्पेशली आईटी कंपनी से कि यूएस में इस वक्त क्या स्थिति है। क्योंकि आज सुबह ही मैं मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि टीसीएस हैज डिफर्ड हायरिंग ऑफ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द ऑफर्स दैट दे हैव मेड। तो आई थिंक अगर ये प्रेशर पॉइंट्स आगे रहे तो आई थिंक द मार्केट इज प्रेजेंटिंग अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके पैसे बन चुके हैं आप यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो गया अनुज के FY24 तो छोड़ दीजिए, FY25 पे भी अभी थोड़ा स्टॉक्स को वैल्यू करना डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आईटी स्लो डाउन की बात कर रहा है, अगर एफएमसीजी में पूरी तरह से रिकवरी नहीं आए, और जिस तरह से हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, बैंक्स में अनुज क्या हो रहा है कि आप एक बहुत ही ब्लू स्काई टेरिटरी में है। क्रेडिट ग्रोथ पीक पे है, ROE सब कुछ पीक पे चल रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो आगे चल के बैंक्स में क्या हो सकता है? आई रिमेंबर लास्ट 2 क्वार्टर से आईसीआईसीआई बैंक के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है। तो इसलिए मैंने शायद रिलायंस का कहा होगा, और आई थिंक अभी भी आई विल कीप अ पॉजिटिव टिल्ट टुवर्ड्स रिलायंस। पर मुझे लगता है कि एज अ हेडलाइन मार्केट, बिकॉज ये अभी 19.5-20 के रेंज में आ चुका है निफ्टी, थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, तो थोड़ा कॉशन रहेगा मार्केट पर इस समय, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं और बैंक्स वगैरह में अर्निंग्स के बाद भी थोड़ा सा एक मोमेंटम इतना है नहीं, तो शायद थोड़ा सा आप केयरफुल रहें।
तो रिलायंस पर जो आपकी कॉल थी वो अभी इंटैक्ट है या फिर वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस होगी? नहीं, आई थिंक अनुज क्या होता है ना कि कुछ कुछ स्टॉक्स थोड़ा अगर कंसोलिडेट होके उस वेटेज पे अगर थोड़ा मूव करना चालू कर देते हैं ना, तो दे डोंट स्टॉप आफ्टर द 3-5% मूव. तो आई वुड प्रोबेबली से कि दिस लाइक कैन पोटेंशियली टेक रिलायंस टू 3000 और 3200 एज वेल, इज माय सेंस. ओके, अच्छा, एक स्टॉक जो आपका सबसे फेवरेट स्टॉक रहा है और उसको हम डिस्कस करते रहते हैं, वेस्ट लाइफ, क्या लेकिन जिन्होंने मिस कर दिया वो चेज करें यहाँ पर, या फिर अब बाकी जो आपने पिछली बार कहा था कि जैसे देवयानी वगैरह हैं वहाँ पर शायद रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर बन रहा है, जुबिलेंट फुटवर्क, इस पूरी स्पेस पर अब क्या व्यू है आपका? तो अनुज इस मैं दो पार्ट्स में इसको आंसर करना चाहूँगा. तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो बेचने की कोई वजह नहीं है, और अगर आप न्यू शेयर होल्डर हैं और आपको लगता है कि आपको थोड़ा बेटर प्राइस मिल सकता है 750-800, तो आप उसकी वेट कर सकते हैं. क्योंकि क्या होने वाला अनुज कि जो पॉजिटिव बेस इफेक्ट था वो अब चला जाएगा, क्योंकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इन सारे कंपनीज के सिंगल डिजिट्स में अब आ जाएंगे. लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने अभी प्रीव्यूज निकाले हैं, वेस्ट लाइफ की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है हमारी इज 2x दैट ऑफ एनी अदर कंपेटिटर. तो अगर नंबर्स सपोर्टिव करते रहे, बट एक चीज होती है ना अनुज के हर चीज को एक भाव पे खरीदते हैं आप, कोई भी चीज को किसी भी भाव पे नहीं खरीद सकते. मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टॉक ओवर अ 3-4 ईयर पीरियड कैन पोटेंशियली हेड टू 2000. सो अगर आप उस नजरिए से देखें तो आप निवेश कर सकते हैं, पर टिपिकली क्योंकि लोगों का होराइजन इतना नहीं रहता 3-4 साल का, तो ये वैल्यूएशन पे फ्रेश एंट्री करना फॉर अ 6 मंथ्स और अ 1 ईयर कॉल मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता है. आपने देवयानी का जिक्र किया, डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट. एक चीज है अनुज, आपने जुबिलेंट की जिक्र की, क्या आपने नोटिस किया होगा कि दूध के दाम काफी हद तक ऊपर हैं और ऊपर ही रह रहे हैं. अमूल ने भी कुछ महीने पहले, और जितना चीज जुबिलेंट यूज करता है, तो आई थिंक दो चीजें हैं. एक तो वो स्टोर्स बहुत ज्यादा ओपन कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन कॉस्ट आई थिंक क्योंकि बर्गर्स वगैरह में इतना चीज नहीं जाता जितना पिज्जा में जाता है, तो आई थिंक मार्जिन प्रेशर शायद जुबिलेंट में थोड़ा ज्यादा रहे. तो आई थिंक उसके चलते, और क्योंकि आप इस तरह की स्टोर ओपनिंग्स कर रहे हैं जुबिलेंट में, कहीं ना कहीं अनुज मुझे लगता है कि हल्का सा कैनिबलाइजेशन हो सकता है. तो आप अपने स्टोर्स को स्प्लिट कर रहे हैं इफेक्टिवली. तो आई थिंक उस हिसाब से मेरा आज की अगर वैल्यूएशन के बेसिस पे कहें तो शायद देवयानी विल बी स्कोरिंग ओवर वेस्ट लाइफ. लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल स्टोरी देखते हैं, अगर आपका 3-4 साल का व्यू है, तो मैं आज भी मेंटेन करता हूँ, और आई डोंट थिंक आई विल चेंज दिस व्यू, कि मुझे लगता है कि वेस्ट लाइफ ओवर अ लॉन्गर टर्म कैन हेड टू 2000 एज वेल. ओके, वेस्ट लाइफ पे 2000 का लक्ष्य भी. अच्छा राहुल जी, एक कंफर्टेबल और एक डिसेंट एंट्री के साथ एक कंफर्टेबल और एक डिसेंट एग्जिट भी बहुत जरूरी है. मैं आ रहा हूँ ऑटो पे. लास्ट 1 महीने में आप देखिए, चाहे वो 2 व्हीलर स्पेस के लॉन्चेस हों, चाहे वो 4 व्हीलर के हो, मारुति के हो, जिम्नी हो, इन्वेक्टो हो, एक सब्सटेंशियल और एक वर्टिकल मूव देखा हमने. आपका ऑटो पे नजरिया क्या है? कहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को आप में कैश कन्वर्ट करना चाहेंगे, और क्या अभी भी ऑटो में चीज करना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग वीरू. आपको याद होगा वीरू, बजट के दिन से हमारी चर्चा हो रही है इस सेक्टर पे. इट्स बीन वन ऑफ माय मोस्ट ओवरवेट सेक्टर्स एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू लाइक इट. इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं. एक चीज़ हो रही है वीरू के जो मास मार्केट भी थे वो अभी प्रीमियम में जा रहे हैं. आप देखेंगे कि मारुति का इन्विक्टो लॉन्च हुआ है 20 लाख प्लस के प्राइस रेंज पे. हीरो जो एक मास मार्केट प्लेयर रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे वो 450 सीसी में एंटर कर चुके हैं उनके जॉइंट वेंचर हाली के साथ. बजाज ने भी 400 सीसी में एंट्री कर दी है. तो दिस एंटायर सेगमेंट जब आप बात करते हैं, इट्स मूविंग टुवर्ड्स प्रीमियम. दूसरी अच्छी बात वीरू ये है कि जो मॉनसून डेफिसिट चालू हुआ था, आई थिंक अगर आप 1 महीने पहले देखें तो ऑलमोस्ट 37% डेफिसिट चल रहा था, वो अभी गिर के कुछ 10% के आसपास आ गया. तो आई थिंक ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी ठीक रहेगा. तो आई थिंक आज की डेट में भी मुझे लगता है कि मारुति इज प्रॉब्ली द टॉप पिक इन पैसेंजर व्हीकल्स. मैं आज भी अशोक लेलैंड खरीदूंगा, क्योंकि अगर मुझे मेरे आंकड़े ठीक से याद हैं तो FY23 में अशोक लेलैंड ने 4.5 रुपए के आसपास का EPS किया था. FY25 में ये नंबर करीबन 8.5 से 9 होगा. तो हम अर्निंग्स की डबलिंग देख रहे हैं, और इनके रिटर्न रेशियोज मिड-20s में हैं. वैल्यूएशन 16-17 टाइम पे अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है. अगर हमारे आंकड़े ठीक आए निर्मल बैंक पे, तो मुझे लगता है कि हीरो FY25 में एक 5% की डिविडेंड यील्ड कंपनी होगी. और अगर आप प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं तो आपके मार्जिन बढ़ेंगे. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नेम टू प्ले. और क्योंकि मैं CV साइकिल पे पॉजिटिव हूं, और आई थिंक हमारी पहले भी चर्चा हुई है, जमुना ऑटो एक ऐसा नाम है वीरू के उसके मेन क्लाइंटेल जो है वो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड है. तो अगर CV साइकिल अच्छा कर जाएगी तो जमुना ऑटो एक ऐसी कंपनी है जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड आई थिंक 30 या 32 के आसपास है.
इट्स गॉट अ मार्जिन प्रोफाइल जो 22-23% के आसपास है। थोड़ा ऑप्टिकली वैल्यूएशन ज्यादा लगेंगे, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंसरी प्ले। सो एक लास्ट नाम जो मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि ट्रैक्टर्स इज प्रैक्टिकली अ मोनोपोली विद महिंद्रा, क्योंकि हमने सीवी साइकिल की बात की, आई वुड लुक एट हैविंग महिंद्रा ऑल्सो। सो मारुति, M&M, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प एंड जमुना ऑटो। अगर आप एक ऑटो का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैंने आपके साथ कुछ नंबर शेयर किए, उन नंबर्स के बेसिस पे मैं इन 500 स्टॉक्स पे काफी ओवरवेट होऊंगा आज की डेट में भी। ओके, एग्जैक्टली। जमुना ऑटो एंसिलरी स्पेस में CY 2020 के बाद एक बहुत बड़ा मूवर रहा भी है। मतलब आप समझ लीजिए, अगस्त में इसका प्राइस था 2020 में 28 रुपए का, उसके बाद 134 का हाई, अभी भी 113 पे ट्रेड करता हुआ थोड़े से रिप्लेसमेंट के बाद। राहुल, अभी आप जब हमसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर ऑल टाइम मतलब 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा ने अप्रैल, मई, जून में अच्छा मूव दिया, जुलाई में भी परसिस्ट कर रहा है, बट इसमें डायग्नोस्टिक भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। लुक एट डॉक्टर लाल पैथलैब, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। हॉस्पिटल स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। अभी हेल्थ केयर प्लस फार्मा, मतलब इसमें आप एक दो स्क्रिप्ट्स जो लेके चलना चाहेंगे वो क्या है? तो वीरू, दिस विल बी वन ऑफ माय बिगेस्ट ओवरवेट सेक्टर्स, क्योंकि आपको याद होगा FY23 वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो US में करीबन $120 बिलियन के ब्रांडेड जेनेरिक्स ऑफ पेटेंट जा रहे हैं। पर इसमें क्या होगा वीरू के बहुत कुछ जो ये ब्रांडेड जेनेरिक्स हैं बहुत कंपेटिटिव हैं और प्राइस इरोजन भी ज्यादा होगी। तो अनलेस यू आर वेरी क्वालिफाइड थ्रू योर स्पेशलिटी पोर्टफोलियो इन द US, मैं डोमेस्टिक्स में ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। सन फार्मा इज अ गुड ब्लेंड, उनका एक US का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक अगर आपको लार्ज कैप्स में रहना है तो सन वुड बी माई टॉप पिक। दूसरा नाम मैं लार्ज कैप में देना चाहूंगा वो है टोरेंट फार्मा। आई थिंक हमें लगता है कि ये कंपनी जो है अपने अर्निंग्स अगले 2 साल में 15 से 16% कंपाउंड कर पाएगी, जो कि सारे फार्मा कंपनीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देयर रिटर्न रेशियोज आर प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट इन लार्ज कैप फार्मा कंपनीज। अगर आप डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला वगैरह के मुकाबले इनको कंपेयर कर लेंगे तो टोरेंट फार्मा विल स्टैंड आउट, और मार्जिन एक्सपेंशन मुझे लगता है टोरेंट में काफी हद तक होगा। अगर आप मार्केट कैप के रेंज में थोड़ा नीचे आएंगे तो आई थिंक 2 नाम मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहूंगा, वो एक होगा JV केमिकल्स, दूसरा अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 23 से 25 में हमारा कुछ 500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है, और JV केमिकल्स में कुछ 300 से 350 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है। इन दोनों कंपनीज में, क्योंकि ये मिड कैप हैं, आपको मेरे को लगता है 18-19% का अर्निंग्स कैगर मिल सकता है। और अगर आप एकदम स्मॉल कैप रेंज में जाना चाहें, जैसे मैंने आपको एक ऑटो का पोर्टफोलियो बना के दिया था, अगर आप स्मॉल कैप में अगर आपको थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेलना है तो आप एरिस लाइफ साइंसेज भी देख सकते हैं। ये जो टोरेंट, JV, अजंता, एरिस, दीज आर लार्जली डोमेस्टिक फोकस्ड, पर मुझे लगता है कि FY24 एंड 25 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर्स, 2 years कंपाउंडेड। FY23 का डिप्रेस बेस जरूर था, बट आई वुड से अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो फार्मा शुड बी एटलीस्ट 150 to 200 बेसिस पॉइंट्स ओवरवेट कंपेयर टू द बेंचमार्क। ओके राहुल, इंश्योरेंस पे आपका एक पॉजिटिव व्यू रहा है, मुझे याद है आपका SBI लाइफ एक पिक था, उसके अलावा भी इंश्योरेंस स्पेस में एक पॉजिटिव व्यू रहा है। यहाँ एक HDFC लाइफ में जिस तरीके का मूव आया, ऑब्वियसली वहाँ एक टेक्निकल फैक्टर भी था कि HDFC बैंक उसको खरीद रहा है, प्लस ब्लॉक डील्स वगैरह का, लेकिन यहाँ पर अब क्या पिक्स होंगी आपकी? तो अनुज, आई थिंक सेक्टर तो बहुत अच्छा है। थोड़ा मूवमेंट इंट्रा मंथ रहता है कि कोई ज्यादा अच्छा कर ले, कोई मंथ ICICI अप्रूव अच्छा कर ले, कोई मंथ HDFC, कोई मंथ मैक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट स्ट्रक्चरली आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर इवन नाउ अनुज, क्योंकि आपको याद होगा कि एक टाइम HDFC लाइफ का जो वैल्यूएशन था वो ऑलमोस्ट 5 times प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे पहुंच गया था। तो जिस तरह से आपने HDFC बैंक में कंसोलिडेशन देखा था, प्राइस एंड टाइम बोथ, वो आपको HDFC लाइफ में भी देखने को मिला है। एंड आई थिंक आफ्टर द एक्साइड पोर्टफोलियो on that base to continue growing, आप 15 से 20% अभी भी ग्रो कर रहे हैं। आई थिंक वैल्यूएशंस 2-3 साल पहले के मुकाबले अब काफी रीजनेबल हो चुके हैं। आई थिंक लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसका हाई 4.8 प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू था। इसकी रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर मुझे ठीक से याद है, ये 18 से 20% के बीच में। तो आई एम कंफर्टेबल प्लेइंग दीज वैल्यूएशंस। ICICI अप्रूव का अनुज हमेशा से यूलिप कंपोनेंट ज्यादा रहा है, तो वो इक्विटी मार्केट के परफॉर्मेंस को काफी हद तक ट्रैक करता है। तो आई थिंक अगर आप ये कॉल ले रहे हैं कि मार्केट्स आर गोइंग टू डू वेल, तो ICICI अप्रूव इज अ स्लाइटली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट आई वुड लुक टू बी बाइंग इट देयर।
मैक्स अगेन अनुज VNB मार्जिन जिस तरह से एक्सपैंड हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। आई थिंक क्योंकि वो प्रोटेक्शन में और पार जो देखिए, आप जब इंश्योरेंस को देख रहे हैं आपको पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिक्स देखना है, और जिस तरह से उन्होंने प्रोटेक्शन पे फोकस करके अपने VNB मार्जिन को इंप्रूव किया, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। लार्ज कैप्स में क्योंकि आपने SBI लाइफ का, इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव ऑन वैल्यूएशंस, बिकॉज SBI लाइफ और iPru लाइफ में ज्यादा अंतर नहीं है वैल्यूएशंस में। एक HDFC लाइफ है टॉप में और मैक्स तो मिड कैप स्टॉक है। तो आई थिंक अगर आपको वैल्यूएशन गेम पे खेलना है तो आप SBI लाइफ में, सो आई थिंक आज की डेट में इफ आई हैड टू पुट इट इन पैकिंग ऑर्डर इन द लार्ज कैप्स, इट वुड बी HDFC लाइफ, SBI Life, iPru Life, and if you want to buy only one large cap, one mid cap, I'd say HDFC Life and Max. ओके, एक लास्ट सवाल देन, कोई और स्टॉक जो आपके रेडार पर आया हो जो इंटरेस्टिंग लग रहा हो? तो अनुज, हमने हाल ही में दो स्टॉक्स इनिशिएट किए हैं कंज्यूमर सेक्टर में, एक है जिलेट और एक है PNG। तो आई थिंक दोनों ऑलमोस्ट सेम ही, हाँ जी, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कंपनियां हो गई वैसे, मतलब पेरेंट कंपनी सेम है, बट एक का ऑलमोस्ट 70% बिजनेस फेमिनिन हाइजीन से आता है, दूसरा पूरा शेविंग से आता है, जो कि मेंस है। इसीलिए आप शेव करके आए हैं इस बार? नहीं अनुज, पिछली बार तो अगर हम चेस खेल रहे होते तो आप मुझे चेकमेट कह सकते थे अभी, बट हाँ एक तरह से, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अनुज, क्योंकि जब आप देखिए इन चीज़ों में ना, जैसे अगर हम जिलेट का जिक्र करें तो सेलिब्रिटी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है अनुज, क्योंकि आप जब विराट कोहली का दौर था, जब वो कप्तान थे, तो पीपल स्टार्टेड स्पोर्टिंग अ बियर्ड। तो अभी अगर आप जिलेट के ब्रांड एम्बेसडर्स को देखें, अपना शुभमन गिल हैं और संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है, दीज आर, तो ऑब्वियसली श्रेयस स्पोर्ट्स अ बियर्ड, बट वो जिलेट हैज कम आउट विद ट्रिमर्स आल्सो नाउ एंड दे आर प्रमोटिंग इट वेरी एग्रेसिवली। इनफैक्ट फीमेल शेविंग में अनुज, क्योंकि आपको याद होगा दीपिका पादुकोण ने वो ऐड किया था वीनस का, शी इज द ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज नाउ ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 25% जो हमारे चैनल चेक्स हैं। तो ऑब्वियसली PNG में Whisper is the brand leader. I don't think anyone has comparable market share. But PNG में अनुज ये है कि हम FY23 से 25, I just want to make sure your viewers get this number right, हम 700 basis point का margin expansion पकड़ के चल रहे हैं, 700 basis point, तो ये 35% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ देगा, एंड दिस इज अ 100% ROE, ROC, ROIC कंपनी। तो 45 टाइम्स में आई एम कंफर्टेबल पेइंग। जिलेट भी मुझे लगता है कि यहां से आपको 10 से 12% टॉप लाइन ग्रोथ दे देगा, मार्जिन एक्सपेंशन के साथ आपकी अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक आ जाएगी, इट्स ऑफ 30% फ्रॉम द हाई। तो आई थिंक ये दो हैं। ऑब्वियसली बहुत ऐसा है अनुज के PNG कंज्यूमर will not move away from the brand very easily once a female starts using it. Similarly, for a male, once he starts using Gillette, it's not very easy to move away. तो जो आप कस्टमर को पकड़ के you can hold the customer, ये दो कंपनीज में कमाल है। तो आई थिंक ये दो रिसेंटली हमने हाल ही में इनिशिएट किए हैं, जो हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है इन दोनों स्टॉक। ओके राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो स्टॉक्स, ये PNG ये 5,000 वाला है, 15,000 वाला? ये 15,000, वो दूसरा वाला हेल्थ केयर है, मैं PGHH की बात कर रहा हूं। PGHH की बात हो रही है, हाँ, ये 14,500 वाला। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम देने के लिए हमें। चलिए अब एक काम करते हैं, केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया को जोड़ लेते हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सॉरी आज थोड़ा लेट आया आपके पास। आज रॉकेट कॉल से शुरुआत करेंगे, आज की रॉकेट कॉल क्या होगी बताइए आपकी? इतने ज्यादा रॉकेट कॉल्स हैं इस वक्त बाजार में, शॉर्ट टर्म इंडेक्स की बात अपनी जगह पे कि हमारे क्लाइंट्स आपस में मजाक करते हैं, इतने शेयर्स खरीदने के लिए कोई बैंक लूटना पड़ेगा, तो ना इतने ज्यादा रॉकेट कॉल्स है, बाजार अलग ही है। अभी राहुल अरोड़ा जी जैसे आपको जिलेट पे बता रहे थे, तो उनकी फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने देखी है। वो एज ए कंजर्वेटिव पर्सन उन्होंने बड़ा हम्बल फोरकास्ट किया है। ये देखिए जिलेट की चार्ट से शुरू करते हैं। मुझे ये जो चाल शुरू हो चुकी है, अगले साल 1.5 साल में ये जिलेट 10,000 हो जाएगा तो कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, और ये 10,000 पे भी थमेगा नहीं। कोई 5 साल का व्यू ले तो मेरे को लगता है स्टॉक 5 बैगर है यहाँ से। ये 5,000 का 25,000 होते लगता है 5 साल में, पर टुकड़े टुकड़े में इस पे काम करेंगे। अगले 1 साल में पहले से 10,000 होने दीजिए। दूसरा, उन्होंने जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन बोला, तो टेक्निकली चार्ट इतनी ज्यादा बुलिश है कि 20,000 का भाव लगता है इस वक्त, ये जो 14,500-15,000 है। और PGHH के अलावा PGHL जो है वो मेरे को सीधा डबल होते लग रहा है। तो ये ग्लैक्सो है या ये फाइजर है, ये जो बढ़िया क्वालिटी की MNC कंपनीज जो ओवर वैल्यूएशन में एक करेक्शन की साइकिल में फंस गई थी, इन सब में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो इनको 19,000 की निफ्टी से मतलब नहीं, क्योंकि 19,000 की निफ्टी पे बहुत सारे स्टॉक्स 12,000 और 14,000 के भी भाव में पड़े थे, और हाईएस्ट क्वालिटी गवर्नेंस, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ओवर वैल्यूएशन था। ओवर ए टाइम वो एडजस्ट हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के ब्रेकआउट्स है निवेशकों के लिए। और अब आ जाते हैं हमारे
यूजुअल शॉर्ट टर्म प्लेस पे। तो देखिए जैसे बॉम्बे डाइंग की आपको चार्ट मैंने अप्रैल के महीने में भी 50 में हमने बात की थी 150 हो जाएगा, और फिर 80 में भी उसको रीएम्फसाइज किया। लास्ट 3-4 दिन की जो प्रॉफिट टेकिंग आई है ना, उसके बावजूद भी अनुज यहां से लगता नहीं कि इसको बेच देने का मतलब है, और लेने का जी कर रहा है। और देखिए आज जैसे थोड़ा ग्रीन टिक आना शुरू हो गया, तो इंट्राडे में जब भी इसके अंदर आ गया रिवर्सल ब्रेकआउट, बॉम्बे डाइंग वापस बाई हो गया। अब अगला पड़ाव इसका 140 लगता है। तो बॉम्बे डाइंग की तर्ज पे उसी की तरह से अब ये जो साथ में और जो रियल एस्टेट के कुछ स्टॉक्स भागेंगे, सनटेक में आप देखो ये वीकली चार्ट के ऊपर जिस तरह का मैसिव ब्रेकआउट ही आया है, हमें लगता है सनटेक 10-20 रुपए की परवाह नहीं करनी चाहिए, उतना ही पोजीशन बनाओ कि 10-20 रुपए के झटके में आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़े। तो ये 700 750 उसके ऊपर भी कहीं तक जा सकता है, रखना पड़ेगा 6 महीने स्टॉक। और इंडिया बुल्स रियलिटी ऑन द सेम फ्लेवर। तो इंडिया बुल्स रियलिटी में भी जो ब्रेकआउट्स बन रहे हैं, एक अगला अगला पड़ाव खाली बचा है 66-67 का, 67 के ऊपर गया तो 90 जाएगा, और मुझे लगता है कोई 2 साल इसको उठा के बैठ जाएगा तो इसका भाव 200 रुपए हो जाएगा। तो रियल एस्टेट में एक तरफ अगर ये स्टॉक्स इस तरह से भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके हो सकता है ओबरॉय रियलिटी में शॉर्ट भी कर दें सिग्नल आने पर, हो सकता है हम डीएलएफ में शॉर्ट भी कर दें। तो विद इन द सेक्टर्स रोटेशंस काफी हैं, और अडानी ग्रुप के मेरे को सारे स्टॉक्स अब अच्छे खासे भागते लग रहे हैं। अगर मैं आपको ये सारे नाम दिखाऊं, देखिए अडानी ट्रांसमिशन एक नो ब्रेनर चार्ट है, ये चला ही नहीं, और जैसे ही ये 800 के ऊपर जाएगा, इसमें एक मैकेनिकल बाई ट्रेड आ जाएगा 2000 की चाल तक का, पॉसिबल है 2000, हम कंजर्वेटिज्म के लिए इसको 1600 तक ही खेलेंगे। अडानी ग्रीन देखिए नो ब्रेनर चार्ट है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन देता जा रहा है, जैसे 1010 के ऊपर चलेगा इसमें सीधे 1600 की चाल शुरू हो जाएगी। एनडीटीवी पे हमारी कई बार बात हो चुकी है, उस पर मैं आऊंगा 2 मिनट में। तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन खास करके, और चलेंगे साथ साथ में अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइज भी। अब अडानी इंटरप्राइजेस में जैसे और फर्दर ब्रेकआउट आ जाता है, ये 2470 के ऊपर गया तो इसके अंदर में 3200 हो सकता है 3500 तक की भी चाल आ जाए। सो बड़ी स्क्वीज जो है वो अडानी के स्टॉक्स में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और चलते चलते कुछ क्विकली स्टॉक्स अगर मैं ऐड कर सकूं आज, तो देखिए जी टेलीफिल्म में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल मूव आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि जी में से जो भी जहर निकलना था वो निकल चुका है, नहीं निकल चुका, उसे पॉलिटिकल बातें हैं, बट प्योर चार्ट की नजर से अगर आप देखो इसको, तो ये देखिए 2020 के लो से यहां तक जो था ये लार्ज लॉन्ग टर्म ए बी सी वेव था, और ये बी वेव हो गया। जिस तरह की रॉकेट मूव 160 से 380 तक आई थी 2021 में, सिमिलर नेचर की एक मूव मुझे 440 तक जाने की पूरी संभावना दिखती है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो 188-90 के स्टॉप लॉस से भी 202 का भाव है। हर पुल बैक में इसको लिया जाए और उतना ही काम कीजिए जितनी आप डिलीवरी संभाल सको, भले फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक। तो मुझे नहीं पता कि सोनी इसको एकदम एक्सपीडिशियसली टेक ओवर कर लेगा या इसकी सारी समस्याएं पूरी हो गई है, पर चार्ट कह रही है कि इसको बहुत अग्रेसिवली अब ऊपर बढ़ना है। तो साथ ही साथ डिश टीवी भी उसी कैटेगरी में है, और ये चार्ट्स नहीं दिखा रहा, आप लवेबल लॉन्जरी और वीरू का जो फेवरेट स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये सारे के सारे लेके बैठिए, मुझे लगता है 50% 100% ये सारे 6 महीने में दे देंगे। नहीं केडिया साहब, यकीन मानिए जुबिलेंट फूड्स गए जमाने छोड़ दिया, अब पसंद नहीं है पिज्जा, बहुत परहेज करता हूं मैं इसका। आप अच्छा सर गुड मॉर्निंग, बताइए कि नहीं अब मेरी पसंद वेस्ट लाइफ है, यकीन मानिए। अच्छा मैं आपका 2 स्टॉक्स पे व्यू चाहूंगा ऑटो स्पेस में, और वो है मारुति और एक अशोक लेलैंड। सारे स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस हाई को काटा, एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अभी तक मारुति अपने उस प्रीवियस हाई को डिसाइसिवली बाइसेक्ट करके ट्रेड नहीं कर पा रहा है, और सेम इज द केस विद अशोक लेलैंड। दोनों स्टॉक्स पे अच्छा मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं, आज इजाजत है तो बोलिए, पूछिए। अगर अपने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर देगा तो कौन सा जादू टोना हो जाएगा? किसी हाई को क्रॉस कर देने से किसी स्टॉक की लॉन्ग टर्म कैरेक्टर नहीं चेंज हो जाती। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, ये जो मारुति की नीचे से जो चाल है ना, ये एबीसी पैटर्न या WXY, ये एक रैली है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आएगा इस चार्ट में जब तक ये वापस 7000 की तलहटी को नहीं छुएगा। हम बुरी तरह से इसमें रॉन्ग साबित हो सकते हैं, ऐसा लोग कह के हंसेंगे, पर मैं जिस विद्या को फॉलो करता हूं मुझे इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस WXY की देखिए यहाँ पे जो नया हाई आया और उसके बाद ये इतना जोर से नीचे आ गया, एक और नया हाई आएगा तो ये WXY ये X होके एक और Z हो जाएगा। आप एक छिलका और ऐड कर दोगे तो प्याज ही रहेगा, वो फूल गोभी नहीं बनने वाला है, वो पत्ता गोभी नहीं बनने वाला है, वो प्याज ही रहेगा। ये प्याज के छिलके हैं जो लेयर्स पे लेयर्स ऐड कर रहे हैं। अगर मारुति इस तरह के कोलैप्स पे आता है, पिछली बार भी जो हमारी ये
फोरकास्ट थी यहाँ पे कि मारुति 6,640 आ जाएगा, तो हास्यास्पद थी। तो हंसना रोना बाजार कराता रहेगा हमसे, पर जो मेथड है उसी को फॉलो कर पाएंगे। तो सारे WXY पैटर्न्स है, और ये सारा का सारा ये जो फ्लो है ना, ये पूरा इस एरिया में, ये आने वाले कुछ वर्षों के लिए बहुत बड़ी तेजी का परिचायक है। और वो बड़ी तेजी जब तक एक फाइनल करेक्शन नीचे का आके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉप लॉस नहीं लगवा देता है, ये स्टॉक 12, 15, 16 हजार की धुरी में चलने के लिए इसको एक बार नीचे वापस पटकना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अब आपके प्रश्न पे मैं आऊं, एक नया हाई आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जिस दिन हमारे पास प्रॉपर सेल सिग्नल आएगा हम सेल करेंगे, हम सारे न्यू हाइस को इग्नोर करेंगे। और आते हैं अब आपके दूसरे प्रश्न पे, अशोक लेलैंड पे। तो करीब करीब वही बात अशोक लेलैंड में भी है। देखिए ये जो डबल टॉप बन गया या एक थोड़ा सा और माइनर हाई बना देगा, तब अशोक लेलैंड हम यहां से लेकर यहां निकल चुके हैं, और उसके बाद यहां से हम अवॉइड जोन में पड़े हुए हैं। तो हमको अशोक लेलैंड लेना नहीं है। देखिए मैं 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूं, आप भी मेरे पर उतना दबाव मत डालिए, मेरी उम्र का लिहाज कीजिए, वो सब 20 साल पहले होता था, अब नहीं हो सकता हमसे। और ये 2 दिन 3 दिन की ट्रेडिंग करके कोई धन नहीं जोड़ पाएगा। तो मैं अशोक लेलैंड को अवॉइड लिस्ट पे रखूंगा, जब भी सेल सिग्नल आएगा बेचूंगा, मुझे लेना ही नहीं है। ओके सुशील जी, 2 स्टॉक्स पर और मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। एक तो रिलायंस, जिसमें कल फाइनली एक ब्रेकआउट आया इतने टाइम के बाद, और एक जो आपकी बहुत शानदार कॉल रही BSC, इसमें क्या प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर? अरे मेरी BSC की पोजीशन को टोक मत लगाओ, 1200 पे बेचेंगे उसको। ठीक है, पर मैं वो चार्ट दिखाऊंगा जरूर आपको। देखिए रिलायंस में क्या हो रहा है, जो रिलायंस के बिल्कुल प्रेमी निवेशक हैं, जिन्हें प्रेम है स्टॉक से, वो इस चीज को सुन करके खुश हो जाएंगे कि रिलायंस को 4,000 का भाव दिखाना है, और बहुत ज्यादा टाइम में नहीं, 1.5-2 साल में, 1.5 साल में। अरे 4,000 तक जाने के लिए इसको एक बार वापस नीचे अपने आप को पटकना पड़ेगा 2,200 तक। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, आप देखो ये वीकली चार्ट पे थोड़ा सा आपको ज्यादा कंडेंस्ड और क्लियर नजर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस टॉप से रिलायंस 2021 के अक्टूबर के टॉप से ये WXYX बन गया है। ये एक साइडवेज करेक्शन में चल रहा है स्टॉक, साल भर के 1.5 साल के करेक्शन में, जिसमें एक अंतिम चरण बाकी है। निफ्टी भले वो 15,000 होगी कि नहीं होगी, 16,000 होगी कि नहीं होगी, रिलायंस का फाइनल लॉन्ग टर्म बॉटम ये 2150 है। और मुझे लगता है एक बार और ये इधर आएगा ना, तब इसको लेके मजा आएगा। क्योंकि अभी जो इमीडिएट टर्म में भी ये जो रैली है, ये एक रैली का स्ट्रक्चर है, ये बुल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। वो मैं इलियट वेव की जार्गन में जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा टीवी के फॉर्मेट के लिए, उससे संक्षेप में कहना होगा। तो हम शॉर्ट वॉट नहीं करेंगे रिलायंस को, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया भर के दूसरे स्टॉक्स हैं। पर अगर कोई बाजार में हो हंगामा आ गया और अगर दोबारा रिलायंस 2,200 में मिल गई, तो ये एक लाइफ टाइम स्टील होगी, इसे चुरा लेने का मौका होगा। ये 2,200 से 4,400 की जो चाल चलेगी, इसके लिए मैं इंतजार करूंगा कि कैसे भी इसमें एक सेल सिग्नल बने। अभी राइट अवे यहां से लेके इसको भगा लेने लायक स्टॉक नहीं लगता है। और क्विकली मैं आपको BSE पे मैं अपडेट दे दूं। देखिए घुसना किसी भीड़ में अपने दिमाग और अपनी ताकत से चाहिए, और फिर इंसान को इतना नरम कर देना चाहिए अपने शरीर को कि उस भगदड़ में आप कुछ लेने जाए, जब बाहर फेंकना होगा तो भीड़ आपको फेंकेगी। तो हमने तो जब एंट्री ले ली, उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉसेस को डे बाय डे बस ऊपर कर रहे हैं। ये देखिए जो लास्ट का स्टॉप लॉस था, अब हम इसको यहां कर देंगे, और ये स्टॉप लॉस अपने आप हमारे को संभालते रहेंगे। तो हमने प्रीवियस स्विंग हाई को अपना स्टॉप लॉस बना दिया, खड़े रहेंगे। जाने दीजिए इसको 800 850 तक जाने दीजिए, बाईबैक के प्राइस के ऊपर तो जाए कम से कम। ठीक है, बायबैक के प्राइस के ऊपर जाए। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अगले ट्यूसडे फिर बात करेंगे आपके साथ। नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। नीरज जी अपॉलॉजीज, थोड़ा आज हम आपको थोड़ा लेट दे रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बातचीत होती है केडिया जी की, और सुनने में भी काफी मजा है इसमें। और लोग बहुत सीखते हैं उससे, इतनी क्लैरिटी के साथ केडिया जी बताते हैं। तो अगला प्लान क्या है अब इसमें? रिलायंस में हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि वो 4,000 का, लेकिन 4,000 सुशील जी का भी हुआ। हाँ सुशील जी ऐड कर देते हैं। हाँ, डिस्क्लोजर भी भाई, ये हमारी अपनी कंपनी है, इसलिए आप किसी और की राय जरूर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले 2 इवेंट भी हैं इसमें। एक बहुत बड़ा इवेंट होगा AGM, और एक इसकी लिस्टिंग। AGM की डेट नहीं आई ना अब तक? अभी डेट नहीं आई। हाँ, लेकिन जुलाई अगस्त में ही होती है वैसे। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो जाएगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग दिवाली से पहले मुझे लगता हो जाएगी, और उससे पहले एक AGM होगी। मैंने हमेशा ये कहा कि अगर आपको रिलायंस ट्रैक करना है, समझना है, तो सिर्फ AGM की स्पीच को ध्यान से सुनिए। पूरे साल कुछ नहीं करना आपको, खाली उस स्पीच को सुनिए और याद कर लीजिए। तो रिलायंस की ये पूरी कहानी। लेकिन अगेन डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, बहुत हल्का सा ब्रेक, और वापस आते हैं तो फिर शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की।